तो आज मैं मलयालम इंडस्ट्री से आई राइफल क्लब मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो अभी हाल में ही थिएटर में आई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ये एक मशहूर गन स्मगलर दयानंद के छोटे बेटे बिच्छू का बर्थडे था। दयानंद के बड़े बेटे का नाम भीरा होता है। आज बिच्छू को उसके डैडी बर्थडे गिफ्ट में एक फरारी कार देते हैं। फिर केक कटिंग होती है। उसके बाद हम अली और नादिया को देखते हैं, जो इसी बर्थडे पार्टी में अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए थे। उसके बाद इनकी डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है, जहां सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन डांस खत्म होने के बाद अली और नादिया रूम में थे। तभी वहां बिच्छू आता है। वह नादिया से कहता है, तुम बहुत अच्छा डांस की हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर वह एक दिल वाला गुब्बारा देता है और जबरदस्ती उसे किस करने को कहता है। इतने में अली उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर बिच्छू बोलता है, तू जानता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? अली जानता था कि वह एक गन स्मगलर का बेटा है, लेकिन नादिया बिच्छू को एक थप्पड़ मार देती है। पर बिच्छू नादिया को कुछ करता उससे पहले अली ने उसे एक किक मारी, जिससे वह 12 माले से नीचे कूड़े के डब्बे में गिर गया। फिर अली ने बिच्छू के साथ आए हुए एक आदमी को भी मारकर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद दयानंद अपने बेटे को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और बिच्छू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन उसका बड़ा भाई अली और नादिया से अपने भाई का बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम अगले दिन शाहजहां नाम के एक फिल्म स्टार को देखते हैं, जिसके पास एक मूवी का ऑफर आया था। उसकी कहानी जबरदस्त थी, लेकिन उसमें खून खराबा ज्यादा था। रापड़ी कृष्णन का कहना था कि ऐसी मूवी करने के लिए उसे असली गन चलानी आनी चाहिए। इसीलिए वे आज राइफल क्लब जा रहे हैं। वहां शाहजहां को गन चलाना सिखाया जाएगा। उसके बाद वे लोग राइफल क्लब के लिए निकल जाते हैं। रापड़ी कृष्णन जाते जाते बताते हैं, ये जगह पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने आकर उन्हें खदेड़ दिया और सारे बड़े हथियार को कब्जा करके यहीं पर रखा था। बहुत दिनों तक वो हथियार टीपू सुल्तान के पास ही थे, लेकिन बाद में यहाँ पर क्रिश्चियन आकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब वही इस जगह के मालिक हैं और वहाँ पर अंग्रेजों के हथियार भी रखे हुए हैं। फिर ऐसे बताते हुए वे लोग राइफल क्लब पहुंच जाते हैं। वहाँ वे राइफल क्लब के सेक्रेटरी आवरण से मिलते हैं। वह शिकार करने से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं और अपनी राइफल क्लब की गन को दिखाते हैं। वहाँ पर कुल टोटल 20 से 30 लोग राइफल क्लब के सदस्य थे और सभी को एकदम परफेक्ट तरीके से निशाना लगाना आता है। आवरण इन्हें अपना हथियार रूम दिखाता है और एक खुफिया हथियार रूम भी दिखाता है, जहां पर अंग्रेजों के सारे हथियार रखे हुए थे। आवरण बताता है, इस रूम को मेरे परमिशन के बगैर कोई नहीं खोल सकता। वह उन सभी हथियारों को अपनी विरासत के रूप में रखता है। रात में सभी राइफल क्लब के मेंबर एक साथ खाना खाते हैं। उसी वक्त आवरण शाहजहां को अपने राइफल क्लब के एक नए मेंबर के रूप में शामिल कर लेता है। सभी लोग इस बात पर सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके सभी किरदार बराबर के हैं, तो नाम लेने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आवरण असल में इस घर का दामाद था। आज रात आवरण शाहजहां को शिकार पर ले जाने वाला होता है। तभी हम अली और नादिया को देखते हैं, जो इसी राइफल क्लब में आते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि अली शाहजहां का कर्जन भाई है। वे दोनों दयानंद के डर से छुपने आए हुए थे। तभी आवरण शिकार करने के लिए गन पकड़कर शाहजहां के पास आता है। आवरण अली और नादिया को देखकर पूछता है, ये लोग कौन हैं? शाहजहां बताता है, ये मेरा कर्जन भाई है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों शादी करके भाग कर आए हैं। आवरण कहता है, इन्हें खाना खिलाओ। फिर ये लोग शिकार पर निकल जाते हैं। वैसे आज आवरण की पत्नी शिकार पर नहीं जाती क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। इधर अली और नादिया बाकी सभी लोगों को बताते हैं कि असल में वे दोनों क्या कांड करके आए हैं। थोड़ी देर बाद भीरा राइफल क्लब में आता है। वहीं बाहर इत्तियना स्मोक कर रही थी। भीरा आकर चिल्लाता है, यहाँ का इंचार्ज कौन है? इत्तियना कहती है, क्या काम है? तभी वह बोलता है, यहाँ मर्द नहीं है क्या? इत्तियना उसे गन दिखाती है। इसके बाद भीरा समझ जाता है कि अली और नादिया अंदर हैं। फिर वह बाहर की टेलीफोन से अपने डैड को कॉल करके बताता है कि वे दोनों मिल गए हैं। तभी पता चलता है कि बिच्छू, जो हॉस्पिटल में भर्ती था, उसकी मौत हो गई है। यह सुनकर भीरा गुस्से में बिना सोचे समझे अपने आदमियों के साथ राइफल क्लब में घुस जाता है और गन दिखाकर अली और नादिया को बुलवाता है। लेकिन उन सभी के चेहरे पर कहीं भी डर नजर नहीं आता। अली और नादिया आते हैं, मगर कुछ करने से पहले ही वे भीरा और उसके साथियों पर गोलियां चला देते हैं। इसमें एक बंदा भाग जाता है और भीरा घायल हो जाता है।
है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि उनके बंधे बड़ी तादाद में आने वाले हैं, जिस वजह से अब आवरण को बुलाने की बात होती है। फिर गोड्जो एयरगन आसमान में चलाता है, क्योंकि शिकार पर गए हुए लोगों को इसी तरह से बुलाया जाता था। इधर आवरण को वह एयरगन दिख जाता है, लेकिन वे लोग अभी एक और शिकार करके जाएंगे ऐसा कहने लगता है। वे लोग एक जंगली सुअर का शिकार ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन अब वो एक और जंगली सुअर का शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहां पर एक बाघ आ जाता है, जिसका अंदाजा आवरण और उसके साथियों को पहले से पता चल जाता है। इधर भीरा के पिता यहाँ पर पहुंच चुके थे। एक बंदा जो घायल भागा हुआ था, उसने दयानंद को सब बता दिया, जिसके बाद वह रोने लगता है। इधर राइफल क्लब में डॉक्टर लासर, जो राइफल क्लब का ही एक मेंबर था, उसने भीरा को लगी गोली को निकालकर टांका कर देता है। तभी भीरा को होश आता है। वह डर की वजह से वहां से भागने की कोशिश करता है। सभी लोग उसे आराम करने को कहते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छे इंसान थे, लेकिन भीरा को बहुत दर्द हो रहा था। इधर आवरण की पत्नी एक बार फिर से एयरगन आसमान में चलाती है, क्योंकि अभी तक आवरण आया नहीं था और जल्द ही जंग छिड़ने वाली है, ये सभी को पता था। बट इस बार एयरगन को आवरण और उसके साथी नहीं देख पाते। राइफल क्लब में दयानंद पहुंच जाता है। वह कहता है, अपने बेटे को दे दो, फिर चला जाऊंगा। जिसके बाद भीरा अपनी डैड की आवाज सुनकर भागते हुए आता है। फिर दयानंद उसे वहां से लेकर चला जाता है, लेकिन अभी भी इन सभी को पता था कि वह जल्दी ही हम पर हमला करने जरूर आएगा, क्योंकि भीरा के बचने की चांसेस ज्यादा नहीं थी। इधर आवरण की पत्नी अपने एक डॉग के गले में एक चिट्ठी बांधकर छोड़ देती है कि राइफल क्लब में अटैक होने वाला है, ताकि आवरण इसे देखकर वापस आए। वह डॉग भागते हुए जंगल में आवरण के पास पहुंच ही जाता है, बट अभी इनके आसपास एक खूंखार बाघ था। जैसे ही वह डॉग यहाँ पर पहुंचता है, वैसे ही बाघ उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और बाघ वहां से चला जाता है। फिर आवरण मायूस होकर कुत्ते के पास जाता है। उसे कुत्ते के गले में वो चिट्ठी मिलती है, जिसे पढ़कर वह घबरा जाता है और जल्दी वहां से सभी लोग भागकर राइफल क्लब पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग जंगल के काफी अंदर थे। उन्हें राइफल क्लब पहुंचने के लिए सुबह हो जाएगी। फिर अगले सुबह हमें पता चलता है कि अब भीरा की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद दयानंद रोते हुए सोच लेता है कि वह अब राइफल क्लब के सभी मेंबर्स को एक एक करके चुन चुन कर मारेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर राइफल क्लब के लोग सारे बच्चों को वहां से दूर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर सभी बच्चों को एक गाड़ी में बिठाकर वहां से भेज देते हैं। इधर उसी रोड में दयानंद भी आ रहा होता है। फिर बीच में दोनों गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं, जिसके बाद दयानंद इनके गाड़ी को ठोकर मारने को कहता है, लेकिन ऐन वक्त पर ये लोग गाड़ी दूसरे रास्ते से ले जाते हैं। अब दयानंद उनके पीछे न जाकर सीधा राइफल क्लब की ओर चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन राइफल क्लब के लोग भी फुल तैयारी में थे। इनके बीच धुआंधार फायरिंग होती है, जिसमें राइफल क्लब के लोग दयानंद के कुछ आदमियों को मार गिराते हैं। बट दयानंद के आदमियों की तरफ एक बंदा स्नाइपर पकड़ा हुआ था। उस बंदे ने राइफल क्लब के एक मेंबर पर गोली चला दी। अब गोड्जो अपने पिता के पास जाता है। वह तिजोरी को खोलने को कहता है, क्योंकि वहीं पर सभी हथियार थे, लेकिन तिजोरी की चाबी आवरण के पास थी। गोड्जो उस तिजोरी को ब्लास्ट करके खोल देता है, लेकिन वहां पर कोई भी हथियार नहीं होता। इसे देखने के बाद वह गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता बताते हैं कि उन सभी हथियारों को एक अलग जगह छुपाकर रखा हुआ है, क्योंकि वो उन हथियारों को किसी के हाथों में पड़ने नहीं देना चाहते थे। इधर दयानंद के लोग फायरिंग कर ही रहे थे, जिसमें राइफल क्लब का एक मेंबर फिर से घायल हो जाता है। तभी वहां पर एंट्री होती है आवरण और उनके साथियों की। आवरण और उसके साथी दयानंद के 3 से 4 आदमी को ढेर कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। दयानंद का भाई कहता है, हमें कल तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्नाइपर पहुंचने वाले हैं, लेकिन दयानंद उसकी बात को नहीं सुनता। इधर इनके पास अब सिर्फ 45 गोलियां ही बची हुई थीं। गोड्जो आवरण पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि आवरण और गोड्जो के पिता ने ही सभी हथियारों को अलग जगह छिपा कर रखा हुआ था। फिर गोड्जो के पिता बोलते हैं, हम लोग अभी 13 जने बचे हैं। अगर हम पेशेवर शिकारी हैं तो हमें एक आदमी पर सिर्फ 3 गोलियां ही खर्च करनी है और हमारे पास 6 गोलियां बचनी चाहिए। फिर सभी लोग हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर दयानंद का एक बंदा बाइक लेकर घुस जाता है। उसने आकर फायरिंग स्टार्ट कर दी। गोड्जो के पिता के पैर पर गोली लग जाती है। उसके बाद वह बंदा बाहर आकर स्मोक करने लगता है। फिर दयानंद और उसके सारे आदमी गन के साथ पहुंच जाते हैं। इनके बीच फिर से फायरिंग स्टार्ट होती है। गोड्जो के पिता के कहे अनुसार वे लोग दयानंद के आदमियों को मारने लगते हैं। फिर दयानंद राइफल क्लब में घुसकर उनके दादा परदादा के फोटो के पास मूतने लगता है। इसे देखकर ये लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं। इधर कुछ लोग शाहजहां और बाकी लोगों के पास कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन शाहजहां और अली ने उनके बंदों को मार दिया। इधर
राइफल क्लब के बाकी सदस्य भी दयानंद के सभी आदमियों को एक एक करके मार देते हैं। अब सिर्फ दयानंद ही बचा हुआ था। वह जैसे ही अंदर घुसकर गन फायर करने वाला था, वैसे ही वह देखता है कि राइफल क्लब के सारे लोग उसके ऊपर गन ताने खड़े हुए हैं। उसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर दयानंद पर गोलियां दाग देते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।